मल्टीपल, एक से ज्यादा। हमको पता है मल्टीपल मतलब क्या, एक से ज्यादा, ठीक है। और अलील्स हम पढ़ चुके थे, अलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा डीएनए था, है ना, उसके अंदर जो बेस पेयर्स रहते हैं, उसके अंदर जो जी मतलब जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसके अंदर जो जी क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो हमारे कैरेक्टर्स हमेशा दो पार्ट में रहते हैं, राइट। हेयर कलर, ठीक है, तो हेयर कलर में क्या आएगा, ब्लैक ब्राउन, समझ में, ऐसे हमको अलग अलग दिखते थे किसमें, अलील्स में। और अलील्स क्या नहीं करता है, मिक्सिंग नहीं करेगा। हेयर कलर एक जगह पर है तो दूसरी जगह पर हेयर का कंसिस्टेंसी होगा, वॉल्यूम, हेयर वॉल्यूम और हेयर कलर एक साथ कभी भी नहीं बैठेगा, समझ में आया। समझो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर कलर होगा ब्लैक तो इधर होगा ब्राउन, समझ में आया। लेकिन ब्लैक कलर और स्ट्रेट हेयर ऐसा नहीं बैठेगा, उसके लिए अलग लैडर होगा, अलग अलील होगा, समझ में, हाँ। और कैरेक्टर्स भी दो अलग एक साथ नहीं बैठेंगे, समझ में आया। इसलिए जब हम क्रॉसिंग भी करवाते तो हम अलग अलग लिखते, कोई भी एक लेटर के अंदर मिक्स नहीं करते हैं, समझ में आया। तो अभी व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, फर्स्ट चैप्टर, शिफ्टिंग। म्यूटेशन मतलब क्या, शिफ्टिंग, समझ में। अभी तुम्हारे क्रोमोसोम्स कितने हैं तुम्हारे बॉडी में, टोटल 46, और पेयर्स कितने हैं, 23 पेयर्स है, इतना सबको पता है। 23 पेयर्स में से सब कैसे बैठे, एक्स 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 एक्स, समझ में। और लास्ट वाला क्या है, अपना सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल्स में है एक्स वाई और हमारे फीमेल्स में है एक्स एक्स, समझ में आया। तो वाइल्ड टाइप ऑफ अलील हम बोलेंगे जो कि हमेशा कैसा रहता है, वाइल्ड टाइप ऑफ अलील, ध्यान से सुनो, इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर म्यूटेंट अलील। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, म्यूटेंट अलील मतलब किधर से शिफ्ट होकर आया है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड टाइप ऑफ अलील रहेगा वो हमेशा उससे क्या होगा, डोमिनेंट होगा, मतलब जो बाहर से आया है उसको उतनी इज्जत नहीं दी जाएगी, जो पहले से इधर था उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा रहती है, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, स्पेलिंग गलत दी हुई, ड्रोसोफिला विंग्स, जो हमारी मक्खी, पता है ना, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स ओपन करो अपना, पेज नंबर 55, तुमको विंग्स दिख रहे उसके, ठीक है। अभी तक हम हमेशा दो कैरेक्टर्स की बात करते थे, यहाँ पर दो से ज्यादा, और एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स का है, बहुत, काउंट करो काउंट करो, बोल लिए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव्स बोल लो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कितने हुए, 4। वैसे ही 4 नेगेटिव्स, कितने हुए, ए बी नेगेटिव होता है ना, ए बी नेगेटिव नहीं होता है, तुम अलग आए हो एम से, समझ में आया। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 8 ब्लड ग्रुप्स, गलत, एक और ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, हाँ तो गोल्डन बोला एक ब्लड ग्रुप है, गोल्डन नहीं बोल, गोल्डन कलर का होता है ब्लड, गोल्डन नाम है उसका। अच्छा तुम लोगों गोल्डन, तुम लोग ने पढ़े हो, कहाँ पढ़े गोल्डन ब्लड ग्रुप, अच्छा बोलो, हम किधर रहते हैं, मुंबई, मुंबई को पहले क्या बोलते थे, बॉम्बे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोल, यस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, हाँ। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक जो वो था, बेसिकली ब्लड ग्रुप की जो टेस्टिंग होती है वो तुम लोग ने अभी तक देखे नहीं हो, ठीक है। तो टेस्ट करने आता है तुमको, लेट मी कंप्लीट। तो जो ब्लड ग्रुप का तुम्हारा टेस्टिंग होता है, उसमें जो हम केमिकल मिक्स करते हैं तुम्हारे ब्लड के साथ, तो उस पर हमको नेगेटिव और पॉजिटिव दिखता है। एक ऐसा था जिसका दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा था, विच इज वाई उसको टेस्ट किया गया, तो उसका एंटीजन वो अलग डीप थियरी है, तो उससे डिनोट किया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि वो बॉम्बे का था, समझ में आया। तो उसके, हाँ हाँ बहुत रेयर है उन लोग, बहुत रेयर है, मतलब यस यस, समझ में। चलो नेक्स्ट,
अभी तुमको यहाँ पर दिख रहा है फेनोटाइप और जेनोटाइप, ठीक है। अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आ गए उनको भी पता चल गया फेनोटाइप क्या होता है और जेनोटाइप क्या होता है। फेनोटाइप मतलब क्या, जो हमको आईज के थ्रू दिख रहा है, और जेनोटाइप जो कि क्या है, जीन्स के अंदर हिडन है, ठीक है। तो फेनोटाइप में हम क्या देखेंगे, नॉर्मल विंग्स, निक्ड विंग्स, नॉच्ड विंग्स, स्ट्रैप विंग्स और वेस्टिजियल विंग्स। मुझे सबका मतलब छोड़ दो, मुझे सिर्फ वेस्टिजियल का मतलब। आहिस्ता, जिसका ना कोई काम है, जिसका ना कोई हार्म है, समझ में, राइम करके पढ़ो, समझ में, काम भी नहीं और हार्म भी नहीं है। कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स तुमको पता है? अपेक्स, रिकॉर्डिंग चालू है। टेल बोन को कॉकिक्स बोलते हैं, तो तुमने कॉकिक्स को अपेक्स बोले? अपेंडिक्स, ठीक है। हमारे अंदर अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन उसका ऑपरेशन भी तो होता है ना। क्यों करते हैं जब उसका कोई क्यों करते हैं ऑपरेशन, क्यों निकाल देते जब उसका कोई काम ही नहीं और हार्म भी नहीं है। बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स है जिनका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स की बात है। समझ में, ईयर पे ना कुछ काम है। एक और बार तुम मेरे को डे ड्रीमिंग करते हुए अगर दिख गए तो तुम बाहर चले जाओ, ठीक है। तो इसके पास विंग्स है क्या? नहीं। समझ में आया? तो फर्स्ट विंग्स हम पढ़ेंगे, नॉर्मल विंग्स, जो तुमको नॉर्मली दिखते। सेकेंड, मेरे को दोनों में डिफरेंस बताओ, निक्ड विंग्स और नॉर्मल विंग्स में डिफरेंस बताओ। वो थोड़े बाहर की तरफ है, प्रोजेक्टेड। नॉच्ड विंग्स तुम देख रहे हो नीचे ही नहीं है, साइडवेज है, एक्सियल साइड पर है, समझ में, बॉडी कवर नहीं हो रही है, दिखा। इसमें तुम्हारे विंग्स में बॉडी के ऊपर लेयर था, यहाँ पर ऐसा है, समझा। और स्ट्रैप विंग्स क्या है, नॉच विंग्स थोड़े गांठ की तरह, नॉच थोड़ा अंदर की तरफ पुश्ड है, लेकिन स्ट्रैप क्या होता है पता है, वो रिबिन ऐसे साइड में रहती है वैसे। और वेस्टिजियल मतलब नो विंग्स। तो तुम एक चीज देखते हो, मल्टीपल अलील्स, नो विंग्स नहीं। अगर वेस्टिजियल विंग्स का दो मतलब है, या तो उसके पास विंग्स ही नहीं होंगे, और होंगे भी तो बहुत छोटे साइज के होंगे जिसका कोई काम नहीं होगा। किसके अंदर वेस्टिजियल विंग्स है? कोई ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, मतलब विंग्स है पर उड़ता नहीं है। विंग्स क्या अलग है? विंग्स के बारे में पूछ लो। हाँ विंग्स है लेकिन उड़ता नहीं है, और थोड़ा बहुत फ्लाइट लेती है वो, नहीं मुझे बताओ एकदम ही जो नहीं, डक। वेरी गुड, समझ में आया, ठीक है। तो इधर तुम क्या देख रहे हो, जेनोटाइप पर मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स मतलब जीन्स हर जगह कांस्टेंट है, क्या है, स्मॉल वी और स्मॉल जी, और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन है तो नॉर्मल विंग्स, एन आई तो निक्ड विंग्स, एन हो तो नॉच विंग्स, नो विंग्स लिख कर आए तो तुम लोग देखना, स्ट्रैप विंग्स का एसटी है और कुछ भी नहीं, मतलब वेस्टिजियल विंग्स। तो मल्टीपल एलील समझा, एक ही जीन्स के ऊपर कितने अलग अलग टाइप हो सकते हैं, मल्टीपल एलील्स, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप। तो अभी तक तुमको फेनोटाइप क्या पता था, पॉजिटिव नेगेटिव जाने दो, अभी वो RH के ऊपर होता है, वो एंटीजन के ऊपर, उसको अभी जाने दो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फेनोटाइप, अगर मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं पॉजिटिव्स जाने दो, अगर मैं सिंगुलरली बोलूं ABO, ठीक है। अभी तक तुमने क्या सुने हो ब्लड ग्रुप के बारे में, जो O ब्लड ग्रुप वाला है वो सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। मुझे जरा एक सेंसिबल बात बताना, O ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर मैं एंटीजन में पूछूं कि O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है कि O नेगेटिव यूनिवर्सल, रॉन्ग, O पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं। O नेगेटिव वाले को, मतलब O नेगेटिव A नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है।
पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव्स को भी देगा और नेगेटिव्स को भी देगा। कोई है इधर ओ नेगेटिव? कोई भी नहीं है, सब पॉजिटिव्स है ना, ठीक है। ओ नेगेटिव वालों से दोस्ती रखने की, क्योंकि उन लोग कभी भी हमको ब्लड दे सकते, दे आर यूनिवर्सल। तुम लोग पॉजिटिव हो तो तुम लोग ओ पॉजिटिव से भी, लेकिन ओ पॉजिटिव भी बहुत कम है। कौन है? ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वालों को मिलना, देखो ओ नेगेटिव कम है वैसे भी, ठीक है। ओ पॉजिटिव सिर्फ किससे ब्लड ले सकते हैं? ओ पॉजिटिव से। ए बी पॉजिटिव से, ओ पॉजिटिव सिर्फ ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव से ले सकते हैं। समझ में आया? तो वो ब्लड देने के लिए बहुत लोगों को दे सकती है, पर खुद की बारी आएगी तो। समझ में आया? ठीक है, अभी ये बात समझ में आई तुमको? ओ वाला ब्लड सबको दे सकते हैं, ठीक है। क्यों आज हम पढ़ेंगे। तुमने ये जेनेटिक्स देखा, इधर जेनोटाइप दिया हुआ है, इधर दिख रहा है ए के ऊपर। अच्छा, स्टार्टिंग में पहले ओ को देख लो। ओ का जेनोटाइप क्या है? स्मॉल आई स्मॉल आई। कैपिटल और स्मॉल में देखो, रिसेसिव नहीं, यहाँ पर मल्टीपल अलील्स की बात हो रही है। समझ में आया? तो यहाँ पर कहीं पे भी स्मॉल लेटर्स था तो था डोमिनेंट रिसेसिव नहीं, इधर स्मॉल था ना, तो मैंने एक भी बार बोली रिसेसिव नहीं। अभी रिसेसिव डोमिनेंट की बात नहीं हो रही है, रुक जाओ उसको लेकर। यहाँ पर ओ का जेनोटाइप क्या रहेगा? स्मॉल आई स्मॉल आई। समझ में आया? नेक्स्टली हम देखते हैं कि अभी तुमको रीजन पता चलेगा कि ओ सबको ब्लड क्यों दे सकते, ठीक है। जब भी अगर तुमको ए ब्लड ग्रुप की बात की जाए, ठीक है, तो जेनेटिकली दो बात हो सकती है। या तो दोनों उसके आई कैपिटल और दोनों पे ए लिखा हुआ है, या तो उसका एक आई कैपिटल है, ए लिखा हुआ है, और एक स्मॉल आई है। ये स्मॉल आई दिखा तुमको, और ये स्मॉल आई किसके पास है? इसीलिए ओ वाला दे सकते हैं। बी में भी तुम सेम देखते हो, जेनेटिकली ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। जैसे हमने टॉल में पढ़े थे ना, कैपिटल टी कैपिटल बी टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल। समझ में आया? ठीक है, तो इसके लिए हम ओ से ले सकते, समझ में आया? और ए बी मतलब क्या? दोनों ट्रेट प्रेजेंट रहेंगे, तो ए वालों से भी ले सकता है, बी वालों से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। ए बी वाले यूनिवर्सल रिसीवर्स है, ओ वाले यूनिवर्सल डोनर्स है। कोई है ए बी पॉजिटिव? तुम सबसे ले सकते। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर तो हमने बोला क्या है? ओ नेगेटिव है। यूनिवर्सल रिसीवर्स ए बी पॉजिटिव रहेगा कि ए बी नेगेटिव? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले नेगेटिव से भी ले सकते हैं। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? समझा फेनोटाइप और जेनोटाइप? कोई डाउट्स है? मल्टीपल अलील समझे तुमको? अच्छा, मुझे बताओ इसकी आईज कैसी है? तुम्हारे आईज और इसकी आईज में क्या डिफरेंस? उसकी आईज पूरी रेड है। तुम बोलो, क्या बोलो? वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। कौन सी आईज है? कौन सी आईज है? कंपाउंड आईज। कंपाउंड मतलब बॉडी के ऊपर ऐसी एम्बोस्ड है। समझ में आया? तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है। तो उसके, हाँ, अगर कोई गलती से हमारे गलत ब्लड जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको नहीं क्या एक्सेप्ट नहीं कर, मैं बोल रही हूँ ना, ब्लड हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट चीजों को बनाएगी लड़ने के लिए। समझ में आया? तो जो लोगों को गलत ब्लड चढ़ाया जाता है उन लोगों की मोस्टली डेथ ही होती। समझ में आई? यस। अगर एक बॉटल चढ़ा दो तो हमारे एंटीबॉडीज अलग बनने लगते, क्योंकि हमारा ब्लड अलग है और हमको बाहर से एक न्यू ब्लड ग्रुप आया है जो हमारे बॉडी के रिलेटेड नहीं है, विच इज वाई हमारी बॉडी लड़ना, फाइट करना स्टार्ट करती है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपी। क्या पढ़ेंगे? प्लियोट्रोपी का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ प्लियोट्रोपी को बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म, कंडीशन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। व्हेन अ सिंगल जीन, ध्यान से सुनो, कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स। मुझे बताओ ट्रेट का मतलब क्या था? कैरेक्टर और ट्रेट का मतलब बोलो, हमने पढ़े थे ना डेफिनेशन। हाइट,
और वो तो क्या था कैरेक्टर और ट्रेट में? शॉर्ट और टॉल क्या है? शॉर्ट और टॉल क्या है? ट्रेट। हाइट कैरेक्टर है और ये हाइट ऑफ द प्लांट क्या होगा? कैरेक्टर। हाइट ऑफ द प्लांट क्या होगा? कैरेक्टर। कैसी होगी? टॉल या ड्वार्फ हो क्या होगा? ट्रेट। ठीक है, अभी एक जीन है जो 2 से ज्यादा ट्रेट्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। यू हैव स्टडीड दिस इन 10th स्टैंडर्ड। व्हाट इज द, अच्छा ये आरबीसी क्या होती है ये इतना बता दो। क्या करते हैं रेड ब्लड सेल्स? क्या करेंगे रेड ब्लड सेल्स? क्या करेंगे? रेड ब्लड सेल्स, अच्छा मुझे इतना बताओ सेल्स में क्या क्या होता है? एक नॉर्मली सेल में क्या होता है? मैं रेड ब्लड सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सेल्स पता है ना क्या है? सेल का डेफिनेशन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। ओके, उसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम। न्यूक्लियस होता है। चलो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? मेन है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? डीएनए है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स बताई थी ना पैकेजिंग। ठीक है, वो रहता है। सेल्स में आइडियली क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? डीएनए पैकेज हुआ रहता है, डीएनए रहता है ना। समझ में आया? कोई भी क्राइम सीन के पास जो भी कल्प्रिट होगा उसका फिंगरप्रिंट देखा जाता है, उसके बालों का स्ट्रैंड होता है। ठीक है, आईलैश हो सकता है, आईब्रो हेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है? सलाइवा, लिप का प्रिंट, नेल्स, नेल्स के मार्क्स, लिप प्रिंट हो सकता नहीं, ये भी हमारा जेनेटिक है। यस, फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट है ना। समझ में आया? वो प्रिंट के मार्क्स लिए जा सकते हैं। समझ में आया? अभी वो पता है ना एक और ट्रिक निकली है, अगर वो बाइट किया हुआ रहेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं, मैं टीथ की बात कर रही हूँ। टीथ के शेप से भी तुम्हारा, ईयर के उससे भी पता चलेगा। कोई अगर किसी को काट रहा है, समझ में, जब भी फाइट हो रही है तो जिस तरीके से वो काटेगा उसके मार्क्स रहेंगे, उसका साइज लिया जाएगा। ठीक है, और जितने लोगों पर भी शक है उनको सबको एक एक चीज बाइट करने बोलकर उसका ही साइज और शेप मैच किया जाएगा। सलाइवा क्या चेकिंग करते हैं ना, फोरेंसिक्स। नहीं ऐसा नहीं है, वो शेप एक ही होता है। अलग तरीके से बाइट किया तो आगे नहीं, फ्रंट टीथ से ही बाइट करेगा ना इंसान, उसको बोला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ऐसा नहीं है, उसका जो तो अलग अलग शेप दिया जाता है ना, माउथ ओपन करने का भी शेप लिया, साइज लिया जाएगा, अलग अलग प्रोसीजर हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि हम बायो लेक्चर में एक टॉपिक में घुसते ही चले जाएंगे। इधर 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 ध्यान दो। तो सेल्स में क्या होता है तुम्हारा, अभी तक हमने पढ़े थे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। जब सेल को डिवाइड होना रहता है तब वो किस में शेप लेता है? क्रोमोसोम में, और सेल डिवाइड होता है। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, मियोसिस माइटोसिस। समझ में आया? लेकिन ये सेल्स कैसे, ये स्पेशल सेल्स है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। क्यों न्यूक्लियस नहीं है? ये याद रखोगे तुम लोग, क्योंकि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं रहता, इसको एन न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। वाई? क्यों नहीं है न्यूक्लियस? सेल है ना, सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होना जरूरी है। तुम हो, तुम्हारे अंदर दिमाग होना जरूरी है। मैं एक बात बता रही हूँ, चल रहा नहीं है पढ़ाई वो अलग बात है, पर तुम्हारे बॉडी को तो कंट्रोल करता है ना ब्रेन। समझ में आया? वो चीज नहीं होगी तो तुम रह पाओगे? ब्रेन डेड लोगों के साथ क्या किया जाता है? उनके ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कोमा में जो लोग रहते हैं, ब्रेन डेड जो रहता है। समझ में आया? ठीक है, बंद करो रिकॉर्डिंग। प्लियोट्रोपिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि ये आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस
नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मुझे इसका रीजन दो। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर या तो ये डेड सेल तो नहीं है ना, लिविंग है ऑफ कोर्स। अच्छा, इसका लाइफ स्पैन कितना, कितने दिन तक जिंदा रहती है आरबीसी? 120 डेज। कितने दिन? समझ में? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, हाउ मेनी मंथ्स? 120 डेज, 4 मंथ्स। मैथ्स भी वीक हो रहे हैं, समझ में आया? तो 120 डेज तक वो रहती है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, मुझे बताओ इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्या कैरी करती है ये? हेमोग्लोबिन क्या कैरी करती है? सांस लेते हो, क्या लेते हो? ऑक्सीजन। तो ब्लड में ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। समझ में आया? अगर इसके पास न्यूक्लियस होता ना, तो न्यूक्लियस क्या करता? खुद ही यूज कर लेता। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करता न्यूक्लियस? खुद ही वो चीज को क्या कर लेता? यूज कर लेता। तो हमारी बॉडी के सेल्स को मिलता क्या? नहीं। और हमारी बॉडी एनएरोबिकली रेस्पायर नहीं करती। हमारी बॉडी कैसे रेस्पायर करती है? एरोबिकली, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतना समझ में आया? तुमको समझ में आ गया ना ऑक्सीजन के बारे में? अभी ये है तुम्हारी आरबीसी, ठीक है? और एक ये है सिक्कल सेल। सिक्कल सेल मतलब क्या? हाफ मून। हाफ मून भी नहीं, मतलब एक बाउंड्री है ना मून का, इतना पार्ट है वो उसका। समझ में आया? अब अगर मैं तुम्हारी आरबीसी को इतना रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। कम क्या, बहुत ही ना के बराबर वो चीज रहेगी। समझ में आया? ऐसे लोग बॉर्न होते ही मर जाते हैं। यस, सिक्कल सेल अनीमिया। सिक्कल सेल अनीमिया नाम दिया हुआ है। अच्छा, सिक्कल सेल को हटा दो, सिर्फ अनीमिया सुने हो कभी? अनेमिक पेशेंट्स, अनेमिक पेशेंट्स नहीं सुने? थैलेसेमिया, हाँ ब्लड से रिलेटेड है। इनका हेमोग्लोबिन आइडियली कम होता है। तुम्हारा हेमोग्लोबिन बढ़ेगा अगर तुम खाओगे पियोगे अच्छा, इनका नहीं बढ़ेगा। सेम, और कितना? 5-6 रहेगा। नॉर्मली हेमोग्लोबिन फीमेल्स में कितना होना चाहिए? 11 to 13 इन फीमेल्स एंड 12 to 15 इन मेल्स इज द नॉर्मल वैल्यू। समझ में आया? जो लोगों का हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, उन लोग थोड़ी भी एक्टिविटी करते तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थकान, फटीग, सॉरी फटीग नहीं, लेथार्जिक फील होता है, मतलब थके वैसे फील करते हैं। समझ में? थोड़ी भी अगर स्टेप्स चल लेंगे तो उनको सांस दम होने लगता है। समझ में आया? ठीक है, क्यों? सिर्फ ये रिड्यूस होगा नंबर में। समझ में आया? अभी आरबीसी का शेप ही तुम्हारा रिड्यूस कर दूंगी अगर मैं, तो वो इंसान जिएगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? नॉर्मली क्या होता है थैलेसीमिया अनीमिया में? आरबीसी उतना ही बड़ा रहेगा लेकिन नंबर में कम रहेगा। और सिक्कल सेल में क्या है? नंबर तो जाने ही दो, शेप ही कम हो गया है, ऑक्यूपाई करने का रास्ता ही वो हो गया है ना। समझ में आया? एनीमिया वालों की भी आरबीसी ऐसी ही होगी लेकिन नंबर में कम होगी। उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी रुक जाती है और उन लोग पूरा टाइम नहीं, कितने लोग बीमार दिखते ही है, उन लोग वैसे रहते हैं। और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज भी उन लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। उनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगते हैं, हर महीने या हर 15 डेज, डिपेंड्स कि कितना सीरियस है उनका। समझ में आया? थैलेसेमिया और अनेमिया। थैलेसेमिया के बारे में डीप हम पढ़ने वाले हैं यही चैप्टर के एंड में। तो तुमको सिक्कल सेल अनेमिया समझा? इनकी आरबीसी का क्या शेप्ड हो जाएगा? हाफ मून शेप्ड हो जाएगी, विच इज वाई इन लोग पैदा होते साथ ही क्या होते हैं? मर जाते हैं, दे डाई। तो अभी ऐसे बच्चे पैदा ना हो तो ये चीज हमको जेनेटिकली पहले से करनी पड़ती है। पहले के टाइम में जब शादी होती थी तो बेसिकली लड़के का क्या देखा जाता था? बैकग्राउंड, पैसे कमाना, ठीक है, और लड़कियों का खाना बनाने आता है कि नहीं, ये वो, ठीक है, यही देखा जाता था। लेकिन आजकल लोग प्री मैरिटल टेस्ट करवाते। टेस्टिंग मतलब ब्लड टेस्ट, समझ में आया? कोई कार्डियक हिस्ट्री है कि नहीं, नहीं हार्ट अटैक्स की होती है, समझ में आया? कि अर्ली डेथ ना हो, ये सब भी लोग आजकल कंसिडर करते हैं। समझा? स्पर्म काउंट एंड एवरीथिंग, ताकि आगे जब बेबी हो तो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है, तो उसमें से एक ये चीज होती है, कौन सी? सिक्कल सेल अनेमिया की। ठीक है, अभी तक तुमको क्रॉसिंग्स आ गई समझ में? ठीक है, जो तुम्हारी प्यूनेट स्क्वायर वाली क्रॉसिंग थी वो बेसिक वाली थी। ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर अभी हमने बनाए थे ना डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूनेट स्क्वायर। वो क्रॉसिंग किए, फिर हमने नेक्स्ट क्रॉसिंग की 10th स्टैंडर्ड में तुमने सेक्स डिटर्मिनेशन वाली क्रॉसिंग की और टिक वाली,
वो क्रॉसिंग अभी हमको यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। अभी तुम 3 चीजों को पढ़ते हो। इलाज मैं बोल रही हूँ ना, वो पैदा होते साथ ही मर जाएगा, समझ में? वो जिंदा ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का उसका कंटेंट ही उसको नहीं मिलेगा। अभी तुमको फेनोटाइप और जेनोटाइप की बात करते हैं। ये एक होता है नॉर्मल इंडिविजुअल, एक होता है सिकल सेल कैरियर। तुम कैरियर, वर्ड कैरियर मतलब क्या? जो लेके जा रहे हैं लेकिन खुद इन्फेक्टेड नहीं है, समझ में? मैं नॉर्मल दिख रही हूँ, हाँ, हो सकते हैं चांस, अगर उसकी सिकल सेल के इन्फेक्टेड से शादी हो रही है तो, इसलिए प्री मैरिटल टेस्टिंग करवाई जाती है। अभी मैं हूं, मैं फेनोटाइपिकली तुमको क्या दिख रही हूँ? नॉर्मल, ठीक है। मेरे अंदर चांसेस है ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिजिकली तो मैं नॉर्मली दिखूंगी, जो कैरियर होता है वो खुद इन्फेक्टेड नहीं होगा। सिकल सेल कैरियर मतलब क्या? मेरे अंदर वो जीन्स मैं पास कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो जीन्स है, लेकिन बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं क्या हूँ? एक्स एक्स फीमेल नहीं, मेरे एक ही जीन पर सिकल सेल एनीमिया है, दूसरे पर है क्या? नहीं है, तो मैं क्या हो गई? कैरियर। एक पर है और एक पर नहीं है, तो मैं क्या हूँ? कैरियर। मैं आगे पास करवा सकती हूँ, तो मेरे जो बच्चे होंगे वो कैरियर हो सकते हैं या नॉर्मल हो सकते। अगर मेरी शादी इन्फेक्टेड वाले से, मतलब अगर मेरी शादी कैरियर वाले से नहीं होती है, तो मेरी बात समझ में आई? अगर मेरी शादी कैरियर से होती है तो उसका भी एक रहेगा सिक्कल, मेरा भी एक रहेगा सिक्कल, बच्चे में आ सकते हैं 2 सिक्कल, समझ में आया? चांस, हाँ, 1%, 25% चांस है ना। एक बच्चे में कितने चांसेस होते हैं? 100 का ब्रेक करो, समय 4, 25, 25, 25, 25, समझा? 75, 50 भी हो सकता है, 25, 75 भी हो सकता है, समझ में आया? चांस होते, तो 25% चांस हो जाता है किसका? सिक्कल सेल का। हो सकता है कि जब भी हर बेबी हो मेरा, तो वो सिक्कल सेल अफेक्टेड हो, क्योंकि एक बेबी में 4 पॉसिबिलिटी दिखती है। पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो क्या समझते थे? 4 बच्चे, एक सिकल सेल वाला हो गया तो दूसरा नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं। मेरी बात समझ में? एक बच्चे में 4 पॉसिबिलिटी होगी, समझ में आया? और हर एक बच्चे में अगर वो 25% आ गया तो कोई भी बेबी सरवाइव नहीं करेगा। एक यूट्यूब पर वो पॉडकास्ट पर आता है, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट है, अगर तुमने उसका वो देखे रहोगे, तो उसके फिंगर्स नहीं है, मेरी बात समझ में? उसके 2-3 ही फिंगर्स है, समझ में? उसके, हाँ एक है, मैं बताऊंगी, उसके 2-3 ही फिंगर्स है। तो उसके जितने भी बेबीज होते थे ना, उसने विद इन द फैमिली शादी किया, समझ में? तो विद इन द फैमिली चीजें रन करती है ना, समझ में? तो उसके जितने भी बेबीज होते हैं, उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो उसने बोल चुका है, समझ में? नहीं तो बेबी ही नहीं है, मतलब बॉडी उनका वो प्रॉपर बनता ही नहीं है, समझ में आया? बिकॉज कोई ट्रेट उनके अंदर वो चीज प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आई? तो कैरियर और कैरियर की शादी नहीं होनी चाहिए, कैरियर और नॉर्मल की होनी चाहिए, समझा? अभी नेक्स्ट में क्रॉसिंग, कैरियर नॉर्मल ही होगा। मैं तुमको क्रॉसिंग बताती हूँ जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है। HB मतलब हेमोग्लोबिन, HbA है, तो तुमको किससे शादी, 2 कैरियर्स की हम शादी करवा रहे हैं, ठीक है? ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया कैरियर। तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैरिज बिटवीन 2 कैरियर्स। ये है अपना HbA, नॉर्मल का एक, और एक पर सिक्कल सेल होगा ना कैरियर में, समझ में? HbS। सेल्फिंग नहीं, वो वाली क्रॉसिंग नहीं कर रहे हम, टिक वाली कर रहे हैं। HbA अगेन और HbS, समझ में आया? कैसी क्रॉसिंग करवा रही हूँ? फर्स्ट विथ फर्स्ट, ये फर्स्ट का इसके साथ क्या आएगा? फर्स्ट वाला क्या आएगा? HB नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट का क्या रहेगा? HbA
क्या आया? सिकल सेल कैरियर, नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। समझ में आया? नेक्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट क्या होगा? HbA HbS, ये भी क्या हुई? कैरियर। क्या हुई? कैरियर ना, ठीक है, तो ये भी वही है। नेक्स्ट आया इन्फेक्टेड, इसलिए 2 कैरियर की डाइज। आइडियली रेशियो कितना होना चाहिए? 1:2 ना, 1:2:1 होता है रेशियो, लेकिन द लास्ट वन डाइज, तो द रेशियो इज 1:2। सिकल सेल वाला तो मर जाएगा ना, तो मरे हुए इंसान का रेशियो लिखोगे। समझ में आया? तुम्हारा ये क्रॉसिंग दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू से कि तुम लोग ये वाला क्रॉसिंग करो। एक होगा इन्फेक्टेड, तो तुम नहीं लिख सकते हो। क्यों इन्फेक्टेड नहीं लिख सकते? क्योंकि वो मर जाते हैं, तो बड़ा होगा ही नहीं। तुम लोग एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक कैरियर की करो, नॉर्मल और कैरियर की क्रॉसिंग करो। ठीक है, मेंडल का वर्क क्यों ड्रॉबैक किया गया है वो तुम लोग थोड़ा रीड करना, जो भी उसके अंदर चीजें मिसिंग थी पोस्ट मेंडेलियन, वो चीजों को सही किया गया। अभी हम 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनका नाम मैच द कॉलम में भी बहुत पूछा जाता है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। 2 नाम क्या दिया हुआ है? वॉल्टर सूटॉन एंड थियोडर बोवरी। सिर्फ इतना भी दिया जाता है पैरअप में, सूटॉन एंड बोवरी। समझ में आया? ये दोनों का पैरअप दिया हुआ रहता है, मैच द कॉलम में बहुत ज्यादा इनका नाम पूछा जाता है। उन्होंने क्या थ्योरी बताई थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोम्स कैसे चीजों को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में कैरी करते हैं। तो जो चीज जेनेटिक होती है, जो चीज कैसी होती है? जेनेटिक होती है, उसमें किसका फॉर्मेशन होगा? फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग। ठीक है, और वो आगे चल के क्या कैरेक्टर को पास ऑन करेंगे। मैं ये बोल दूं कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही बच्चे का जेंडर पता चल जाता है। ये एग रहेगा और ये स्पर्म रहेगा। जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तभी ही ऑर्गन्स बाद में डेवलप होंगे, हार्ट बीट बाद में आएगी, लंग्स बाद में आएंगे, रेस्पिरेशन, लेकिन वो सेकेंड पर ही क्या डिनोट हो जाएगा उसका, हाँ, जेंडर। वो मेल होगा या फीमेल होगा वो ऑन द स्पॉट वो हो जाते, ठीक है, बिकॉज स्पर्म कैरी करता है ना क्रोमोसोम, वो अपने हेड से एक्स देगा या वाई देगा उसी टाइम पता चल जाता है। समझ में आया? ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द गैमीट्स कंटेन क्रोमोसोम्स विच कैरी ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। जो भी पेरेंट्स के अंदर होंगे वो हाफ जाता है ना, 46 है, 46 है, हाँ, तो 23 फादर, 23 मदर। ठीक है, तो उसमें जितने भी ट्रेट्स आगे पास हो सकते हैं वो आगे पास हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे रहते हैं? सोमैटिक। व्हाट डू यू मीन बाय सोमा? सोमा का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? सोमा मतलब बॉडी। हमारे बॉडी में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है सेक्स डिटर्मिनेशन सेल और एक होता है बॉडी ग्रोथ सेल। समझ में आया? जेंडर रिवील होने के बाद क्या होती है? ग्रोथ, हर चीज बनती है, और अभी छोटे बेबी से लेकर अब तक हमारे अंदर क्या शो हुआ है? ग्रोथ। समझ में आया? तो जो बॉडी ग्रोथ सेल्स होते हैं, तुम कहीं गिर गए, तुमको कट लगा, वो स्किन ग्रो होगी, और बाल गिरते, आई लैशेज है ना, समझ में, स्किन का वो वापस से आते, तो वो कौन से सेल्स होंगे? तुम्हारे सोमैटिक सेल्स होंगे। और सेक्स डिटर्मिनेशन सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? जर्म, जर्मिनेशन, जर्म्स, GERM। ठीक है, ड्यूरिंग वो जर्म सेल्स क्या, हाँ, सिर्फ इंडिया में इलीगल। ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बेसिकली क्या बात हो रही है? होमोलॉगस मतलब क्या? एक क्रोमोसोम ऐसे शेप का था, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम ऐसे होगा, तो ये दोनों साथ में बैठेंगे क्या? नहीं, क्रॉसिंग के टाइम पे। अगर तुमने मियोसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आज जाकर देखो, तो तुमको वहां पर समझ में आएगी क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। मैं वीडियो की लिंक बता दूंगी, ठीक है। अब बहुत सारे क्रोमोसोम्स है, तो ये वाला क्रोमोसोम ये वाले क्रोमोसोम के ओवरलैप में बैठेगा, समझ में, और इसका वाला
समझ में आया? इमेजिन करो ये मेरे क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर और एक बैठेगा क्रोमोसोम, ठीक है, फिर इतना पार्ट उसके वो पार्ट से क्रॉस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये वीडियो लास्ट टाइम हमने देखे थे, ठीक है। फिंगर करो ऐसा तुम्हारा, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे दोनों ओवरलैप हो गए। मेरी बात समझ में आई? ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इमेजिन करो, दूसरा वाला इसी के शेप साइज का है, समझ में आया? ठीक है, तो नीचे का कितना पेयर है? कितने का है? 4 है ना टोटल, 2 आगे और 2 ऐसे है, सिर्फ बॉटम का साइड देखो। तो क्या होगा, इधर का पार्ट इसके पास आ जाएगा और इसका पार्ट इधर चले जाएगा। मतलब ये तुम्हारा रेड कलर का क्रोमोसोम था, ठीक है, क्रीम ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है वो उसके अंदर चले जाएगा। एग्जाम्पल ये देखो, समझ में आया? इधर देखो, समझ में आया? और जो ये वाला पार्ट था वो उसका रेड हो जाएगा, समझ में आई? तो क्या हो गया डिफरेंस? इसीलिए हम हमारे माँ बाप की तरह एग्जैक्ट सेम नहीं। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, ये 4 ही रहते हैं और अलग हो जाते हैं, ये 2 ओवरलैपिंग वाला प्रोसीजर नहीं होता है। इसलिए माइटोसिस में कितने फेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, क्योंकि ये यही क्रोमोसोम रहता है और ये 4 से 2 में डिवाइड हो जाता है, साइड पे निकल जाता है, और यहाँ पे 8 रहते हैं, तो 4 फिर 2। इसलिए फेजेस कैसे है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है इधर वीडियो में, समझ में आया? ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यूनियन एंड हाँ, और हम क्या है, डाइप्लॉइड नंबर है, तो वो पता है ना, हम कितने 46 क्रोमोसोम्स है, तो 2 इंटू 23 2n है ना, हम क्या है, डाइप्लॉइड है। क्रोमोसोम्स कैसे है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो तुमने हर बार देखे हो, अभी जैसा मैंने बनाई थी, फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब 2 एलोंगेटेड पार्ट्स है। मुझे बताओ सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको बोलते हैं? ये 2 क्रोमोसोम्स एग्जाम्पल, ठीक है, बीच में ऐसे है, ठीक है, मतलब ऐसे क्रोमोसोम है, ऐसे थोड़ा इमेजिन करो, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स रहेगी। जो एक एलोंगेटेड रहेगी इसकी वो क्या होगी? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग होगी क्या? नहीं, जो बाहर से आएगा उसके बीच में होगी, दोनों सिस्टर्स अलग होते हैं, समझ में आया? वील सी दैट इन द वीडियो, ठीक है। लेंथ देख लो। अच्छा, वो कब क्रोमोसोम्स कब अपीयर होंगे? ड्यूरिंग सेल डिविजन, वरना वो किस पार्ट में बैठेंगे? क्रोमैटिन टाइप में बैठे रहेंगे। पढ़े ना हमने डीएनए पैकेजिंग, उस फॉर्म में। ईच मेटाफेज, व्हाट इज मेटाफेज? याद है मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल्स पर अटैच होके बीच में आ जाएंगे, मिडल इक्वेटर पे आ जाएंगे, याद है? अभी देखते हैं वो वीडियो, तो देख लेना। लेंथ, थिकनेस, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस बताओ। प्रोफेज मेटाफेज में तो मैंने इंटरफेस का वर्ड ही नहीं यूज की। इंटर मतलब बीच में। अरे किधर होता है? तुमने सेल साइकिल पढ़े थे? क्या थी सेल साइकिल? G1, शेप भी देखो मैंने वैसा ही बनाई हूँ। G1 लॉन्गेस्ट फेज, S थोड़ा, G2 G1 से छोटा है, तो सबसे छोटा M फेज होता है। जो प्रो फेज और ये सब हमने पढ़े वो M फेज में आता है। किस में आता है? प्रो फेज, ये सब किस में आएगा? M फेज। जहां M फेज खत्म होता है और जहां M फेज स्टार्ट होता है, इतने पूरे फेज को बोलते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेस में कितने फेज आएंगे? 3, G1, S, G2 और M तो अलग, सॉरी। मुझे बताओ G1 फेज को कितना टाइम लगता है? 8 to 10 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 4 to 6 आवर्स, 2 to 4 आवर्स, 10, 8 to 10, फिर और घटो, 6 to 8, 4 to 6, 2 to 4। समझ में आया? एक भी याद रहेगा तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मेटाफेज शोज मैक्सिमम कंडेंसेशन एंड अपीयर शॉर्ट एंड थिक, वो फेज में दिखता है। कैपेबिलिटी क्या है क्रोमोसोम की? कि वो खुद से सेल्फ रेप्लिकेशन। व्हाट इज सेल्फ रेप्लिकेशन? खुद को खुद ही बना सकते। कब बनाते खुद को खुद? ये जो हमने मैंने सेल साइकिल बताई ना, एस फेज में 1 से 2 डीएनए बनेंगे, ठीक है।
प्ले वाइटल रोल इन हेरिडिटी म्यूटेशन, दे आर नोन एज द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि यही चीजों को क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में लेकर जाते हैं। किससे बने हुए हैं, डीएनए, पता है ना डीएनए किसको बोलते हैं, हिस्टोन भी पता है ना किसको बोलते हैं, लास्ट टाइम बताई तो थी, हिस्टोन नहीं बताई हूँ क्या मैंने, ठीक है। सेल बेसिकली वापस से मैं बता देती हूँ, तुम लोग न्यू आए हो तो, ये अपना डीएनए है, ठीक है। सेल इतना सा है अपना, कैसे डालोगे थ्रेड को अंदर, उन लोग से क्या करोगे, कॉइलिंग करोगे, ये करोगे तुम कॉइलिंग, ठीक है, ताकि वो इतनी सी स्पेस में आ जाए। तो ये कॉइलिंग को हम, इसको हम डीएनए बोलते हैं, इसको हम ईयू क्रोमैटिन बोलते हैं, यू क्रोमैटिन। जो भी बायो में ईयू वाले वर्ड्स रहेंगे, ईयू स्टार्ट में सब प्रीफिक्स में लगता है तो मतलब ट्रू, तो मतलब सेल की पैकेजिंग कैसी होती है, ये फॉर्म में, समझ में, यूकैरियोट्स पढ़े थे ना, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और जब इनको क्रोमोसोम बनना रहता है, जब सेल डिवाइड होने का टाइम आता है तो इनको क्या बनना पड़ता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो ये बनने के लिए हाईली कॉइल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाईली कॉइल्ड होके फिर ऐसे बनेंगे, मेरी बात समझ में आई। तो हाईली कॉइल्ड को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, क्या बोलेंगे, ये याद रखना, इसके बाद वाले चैप्टर में ये सब है, समझ में, तो हम क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन। अभी कोई भी चीज कॉइल तो तुमने कर दी है, तो कॉइल को होल्ड करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, ये मैंने धागा कॉइल कर दी है, तो हाथ हटा दूंगी तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, तो कोई पिन चाहिए ना हमको लगाने के लिए, पिन ही बोलूंगी ना, अभी मैंने बाल को कॉइल किया पूरा, ठीक है, तो मैं ऐसा क्लिप लगा दूंगी, समझ में, गांठ नहीं बांध सकते हो क्योंकि उसको खोलना है वापस से, समझ में आया। तो जो क्लिप्स होती है, जो हमारे क्या करती है, बाइंडिंग को होल्ड करती है, बाइंडिंग और कॉइलिंग को होल्ड करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन्स, क्या बोलेंगे, दिखा, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो कि बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, वेरी गुड, समझ में आया। अभी और एक चीज याद रखो, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, नॉन रिपेल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो डीएनए हमेशा याद रखो, डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो हिस्टोन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, इसके लिए वो कॉइलिंग को क्या करता है, अच्छे तरीके से क्या करता है, होल्ड करता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से होल्ड करेगा, समझ में आया। हिस्टोन्स का भी तुम डीप पार्ट कहाँ पढ़ोगे, आगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पढ़ोगे, वो जो कॉइलिंग में बाइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर बेसिकली तुम्हारे बीट्स की तरह होता है, मतलब 4 मोती लो, समझ में आया, 8 ले लो, 8 मोती या 8 लड्डू इमेजिन कर लो, 4 नीचे उसके ऊपर 4, समझ में कैसे स्ट्रक्चर बना, ठीक है। उसके ऊपर 2.5 का धागा लटक ऐसे, ये तुम्हारे है 1 2 3 4, इसके ऊपर ऐसे रहेंगे, समझ में, 3D स्ट्रक्चर, उस पर 2.5 का थ्रेड तुम कॉइल कर लो, तो वो थ्रेड क्या रहेगा, डीएनए, और ये 8 क्या रहेंगे, हिस्टोन्स। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 73 एंड पेज नंबर 74, दिखा दिखा, कैसे है, 8 है और उसके ऊपर 2.5 का क्या है, डीएनए, तो ऐसे तुम्हारे डीएनए की कॉइलिंग होती है, समझ में आया। तो अगर मैं पूछूं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम क्या है, तो डीएनए, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन,